Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is Rao Muhammad Imran with another lecture in grammar. Last lectures में हमने ग्रामर स्ट्रक्चर में, सेंटेंस स्ट्रक्चर में कुछ बातें उसकी क्लॉजेज और फ्रेजेस के बारे में की थी। अब जो है वो हम सेंटेंस के फर्दर टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारे पास है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। आज का आपका टॉपिक है टाइप्स ऑफ sentences. Types of sentences. Types of sentences से मुराद हमारी ये है कि हमारे पास 4 टाइप्स हैं अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। 2 किस्म की बातें की जाती हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस और काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। काइंड्स की जब बात की जाती है तो दिस इज अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ सेंटेंसेस, जिसमें डिक्लेरेटिव सेंटेंस, असर्टिव, अफर्मेटिव, ये जो नाम दिए जाते हैं, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, ठीक हो गया। उसके अलावा एक्सक्लेमेटरी है और ऑप्टेटिव है, इंपेरेटिव है। ये जो डिफरेंट नाम हैं ये उसकी काइंड्स कहलाती हैं। जबकि स्ट्रक्चर के हवाले से अकॉर्डिंग टू द यूज ऑफ क्लॉजेस इन अ सेंटेंस दैट मेक्स इट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सो वी हैव 4 types of sentences. Number 1, simple sentence. सिंपल सेंटेंस कौन सा होगा? सिंपल सेंटेंस हम एक ऐसे सेंटेंस को कहते हैं जिसमें एक क्लॉज यूज की जाती है, जिसमें एक क्लॉज यूज की जाती है। तो इसकी डेफिनेशन आप लोग लिखेंगे, a sentence that has only one main clause is called simple sentence. Is called simple sentence. तो इस सेंटेंस में यहां पर क्या होगा, एक चीज आप लोग नोटिस करें, यहां लिखा ओनली वन एंड मेन क्लॉज। ये 2 बातें आपने लाजमी तौर पे याद रखनी हैं कि सिंपल सेंटेंस में हमेशा क्या होगा, सिर्फ एक मेन क्लॉज यूज की जाएगी, क्लॉज यूज की जाएगी। मैंने पहले कहा कि जो आपके टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस है, दीज आर अकॉर्डिंग टू द यूज ऑफ clauses in a sentence, the number of clauses in a sentence, and which type of clause we use in a sentence, that makes different types of sentences. तो यहां पर जब बात की जाती है कि only one main clause, तो इसमें कुछ चीजें याद रखने वाली हैं जो कॉमन सेंस में आपको रखनी पड़ेंगी, और वो ये है, एक तो एक मेन क्लॉज होगी, क्लॉज, नंबर ऑफ क्लॉजेस 1, देन वी हैव मेन क्लॉज। तो यहां से हमें यह बात पता लगती है कि अगर मेन क्लॉज होगा तभी सेंटेंस बनेगा। अगर आपके पास डिपेंडेंट क्लॉज अकेला लिखा जाता है तो दैट कैन नॉट बी अ कंप्लीट सेंटेंस। ठीक हो गया? तो कभी भी वो एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं बन सकेगा अगर उसमें कोई मेन क्लॉज नहीं है। तो पहली शर्त तो यह है कि वो मेन क्लॉज होनी चाहिए लाजमी तौर पे हर सेंटेंस में। उसके बाद क्लॉज की बात की जा रही है तो इसका मतलब यह भी बनता है द नंबर ऑफ फ्रेजेस यूज्ड इन अ सेंटेंस डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन टाइप ऑफ सेंटेंस। ठीक हो गया? तो ये चीज आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल। ही killed a thief. He killed a thief. इस सेंटेंस में अब हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाते हैं, और स्ट्रक्चर बनाते हुए क्या होगा कि ही जो है वो इसका सब्जेक्ट है, killed a thief is a predicate,
and subject or predicate both makes a clause. इस सेंटेंस में कितनी क्लॉजेज यूज की गई हैं? इस सेंटेंस में हमारे पास कितनी क्लॉजेज हैं? जस्ट वन। तो अगर आपके पास एक क्लॉज है, दूसरी बात क्या है कि मेन क्लॉज जो है वो आपको कैसे पता लगेगा कि ये मेन क्लॉज है या नहीं है? तो ये एक सिंपल सा सेंटेंस दिया हुआ है जिसको अगर बाकी तो कोई पार्ट है नहीं, ठीक हो गया, तो यहां पर ये कंप्लीट सेंस दे रहा है, इनकम्प्लीट नहीं है। इट इज नॉट स्टार्टिंग विद एनी डिपेंडेंट और एनी कंजंक्शन। एंड ही किल्ड अ थीफ, ठीक हो गया। तो यहां पर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ये मिलके एक क्लॉज बनाते हैं। अगर इसी सेंटेंस को मैं थोड़ा सा एक्सपेंड कर देता हूं, कैसे? ही किल्ड अ थीफ लास्ट नाइट, he killed a thief last night. Now take these words, last night, ये कोई क्लॉज नहीं है, इसमें ये एक फ्रेज है। और मैंने आपको पहले बताया कि जो फ्रेज होती है वो कभी भी टाइप ऑफ सेंटेंस पे किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं करती है। तो इसका मतलब क्या बनेगा कि ही किल्ड अ थीफ लास्ट नाइट, और ही किल्ड अ थीफ विद नाइफ और एनीथिंग लास्ट नाइट इन द ग्राउंड और इन द फील्ड और इन द हाउस, समवेयर, कहीं भी आप इसके साथ एक्सटेंड करते चले जाएं, फ्रेजेस लगाते चले जाएं, तो इससे कभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसकी टाइप पर। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो टाइप ऑफ सेंटेंस है सिंपल सेंटेंस, इसमें सिर्फ एक ही क्लॉज होती है, मेन क्लॉज, और वो यहां पर मौजूद है, ठीक हो गया। और सब क्योंकि इसके साथ किसी किस्म का कोई सबऑर्डिनेट कंजंक्शन भी नहीं है या कोई कंडीशन भी नहीं है, कंडीशनल वर्ड भी नहीं है, तो हम इसको मेन क्लॉज जो है वो कंसीडर करेंगे, ठीक हो गया। अब हम दूसरी टाइप पर चलते हैं कि दूसरी टाइप इसकी कौन सी कहलाएगी। तो दूसरी टाइप जो आपके पास है कंपाउंड सेंटेंसेस। नंबर 2 वी हैव कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? यहां से आपको अंदाजा हो चुका होगा कि कंपाउंड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, ठीक हो गया। तो कंपाउंड सेंटेंस आप किसको कहेंगे? अ सेंटेंस with more than one main clauses only। ये जो मैंने लिखा सेंटेंस विद मोर देन वन मेन क्लॉजेज ओनली, इसको याद रखें कि कंपाउंड सेंटेंस के अंदर एक से ज्यादा मेन क्लॉजेज होगी, लेकिन वो सारी की सारी मेन क्लॉज होनी चाहिए, कोई भी डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज नहीं हो सकती, ठीक हो गया। तो अब हम इसकी एग्जांपल देते हैं और इसमें एक और पॉइंट जो है वो याद रखेंगे आप। मेन क्लॉजेस are joined with fan voice। जब इनको ज्वाइन किया जाता है तो वो कौन से होते हैं? फैन बॉयज। नाउ व्हाट आर फैन बॉयज? फैन बॉयज आर द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, ठीक हो गया। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, अब ये फैन बॉयज हैं कौन कौन से, ये भी आप लोग यहां पर लिख सकते हैं। ये हैं आपके पास फॉर एंड, नॉट, बट,
or yet and so. For, and, nor, but, or, yet and so, ये है फैन बॉयज। अगर आप किसी जगह पर देखें कि इस तरीके से आपको मेन क्लॉजेस ज्वाइन की गई हैं तो दैट विल बिकम अ कंपाउंड सेंटेंस। जैसे एक सेंटेंस है, they laughed on the poor but he did not respond. They laughed at the poor, laughed at the poor but he did not respond. अब इस सेंटेंस को अगर आप गौर से देखें तो हम इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। दे, इसमें आपके पास सब्जेक्ट है, laughed at the poor that is predicate, उसके बाद but coordinating conjunction, he आपके पास सब्जेक्ट है, did not respond आपके पास प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ये दो मिलके एक क्लॉज बनाते हैं। एक मेन क्लॉज आपके पास ये हो गई और उसके बाद ही डिड नॉट रिस्पॉन्ड में सब्जेक्ट है और उसके बाद प्रेडिकेट है। तो इस कंप्लीट सेंटेंस में हमने दो मेन क्लॉजेज यूज की हैं और हमने कंपाउंड सेंटेंस के बारे में कहा कि अगर दो क्लॉजेज यूज की जाती हैं या उससे ज्यादा, एक या एक से ज्यादा जब क्लॉजेज यूज की जाती हैं तो दोनों, तीनों, चारों या जो भी आगे हैं वो सारी की सारी अगर मेन क्लॉजेज होंगी तब आप ऐसे सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे। दोबारा से रिपीट कर देता हूं कि कंपाउंड सेंटेंसेस जो हैं वो एक से ज्यादा मेन क्लॉजेज वाले सेंटेंस को कहेंगे और उनको ज्वाइन करने के लिए मोस्टली वी यूज दीज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। दीज आर फैन बॉयज, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट एंड सो। इन सेंटेंसेस को मिलाने के लिए या इन क्लॉजेस को ज्वाइन करने के लिए हम कौन कौन से वर्ड्स यूज करते हैं, ये आपके पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मौजूद हैं। दो डिफरेंट थॉट्स आर पुट टुगेदर व्हेन टू डिफरेंट थॉट्स एंड मैसेजेस आर पुट टुगेदर बाय यूजिंग these coordinating conjunctions that makes the sentence a compound sentence। ठीक हो गया? उम्मीद है ये बात क्लियर होगी। नाउ move on to next type of sentence। Next type of sentence we have number 3, complex sentence। complex sentence क्या है? A sentence with one main clause and one or more subordinate clause। A sentence with one main clause and one or more subordinate clause। मतलब ये कि अगर सिंपल सेंटेंस जहां लिखा हुआ हो उसमें अगर हम एक सबऑर्डिनेट क्लॉज शामिल कर देते हैं तो दैट मेक्स इट अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब इसको जरा गौर से देखें। She had
difficult life because her parents had to live hand to mouth. Because her parents had to live hand to mouth. अब इस सेंटेंस का आप लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं और स्ट्रक्चर बनाते हुए शी ये इसका सब्जेक्ट बन जाएगा, हैड डिफिकल्ट लाइफ यहां तक ये हिस्सा बन जाएगा प्रेडिकेट। ठीक हो गया। उसके बाद बिकॉज दैट इज अ जॉइनिंग डिवाइस बट अदर देन फैन बॉयज आर कॉल्ड सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस, क्योंकि फैन बॉयज से अलग है तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और अगर ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है तो सिंपल सी बात है कि ये सबऑर्डिनेट क्लॉज को ही स्टार्ट कर सकता है। ये आपके पास बन जाएगा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। ठीक हो गया, ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हो गया। उसके बाद हर पेरेंट्स अनदर सब्जेक्ट, had to live hand to mouth is a predicate, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ये आपके पास बन जाएगा क्लॉज। तो इस सेंटेंस में आपके पास एक मेन क्लॉज है और एक आपके पास सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो जब आपके पास ये एक मेन क्लॉज होगी और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक हो गया, उम्मीद है इस बात की समझ आ गई होगी। आपके पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में रिवाइज कर देता हूं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है कि एक मेन क्लॉज होना चाहिए और एटलीस्ट वन सबऑर्डिनेट क्लॉज होनी चाहिए। अ सेंटेंस विद वन मेन क्लॉज एंड वन और मोर सबऑर्डिनेट क्लॉजेस। ठीक हो गया। उसके बाद नाउ शी हैड डिफिकल्ट लाइफ बिकॉज हर पेरेंट्स हैड टू लिव हैंड टू माउथ। तो इस सेंटेंस में she had difficult life is a clause. Another clause we have her parents had to live hand to mouth. Now both are clauses, but this one is a main clause and her parents had to live hand to mouth is joined with this main clause by using a subordinating conjunction, that is because. And this because make it an adverb clause. An adverb clause is a subordinate clause, so we have the combination of a main clause and subordinate clause that makes this type of sentence a complex one. उम्मीद है इस बात की भी आपको समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं इसकी नेक्स्ट टाइप पे, और नेक्स्ट टाइप जो है वो है आपके पास कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तो इसके लिए थोड़ा सा अगर आप अपने माइंड को यूज करें तो सिंपल सेंटेंस में एक मेन क्लॉज यूज होती थी और जिसको कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए हम क्या करते थे, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाते थे। दूसरा जो कंपाउंड सेंटेंस था उसमें क्या था, कंपाउंड सेंटेंस में हम दो मेन क्लॉज यूज करते थे, यानी कि एक से ज्यादा। तो फिर जरा सोचने की कोशिश करें कि जो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा वो किस चीज का कॉम्बिनेशन हो सकता है कि वो कंपाउंड भी हो और कॉम्प्लेक्स भी हो। इस बात का आपको कैसे पता लगेगा? जो कंपाउंड भी हो और कॉम्प्लेक्स भी हो। तो नंबर 4 वी हैव कंपाउंड complex sentence. A sentence with a sentence with a sentence with more than
one main clause more than one main clause and at least one subordinate clause and at least one subordinate clause। क्योंकि सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो किसी भी सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये तो बना देती है कॉम्प्लेक्स, और अगर एक से ज्यादा मेन क्लॉजेस यूज की जाती हैं तो ये बन जाता है कंपाउंड। सिंपल सी लॉजिक है। अ सेंटेंस विद मोर देन वन मेन क्लॉज एंड एट लीस्ट, इसको अलग लिख देते हैं, एट लीस्ट वन सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लॉज की तादाद बढ़ने से उसकी टाइप पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन क्लॉज अगर एक यूज हुई है तो सिंपल, दो या उससे ज्यादा है तो कंपाउंड, अगर एक मेन क्लॉज हो और उसके साथ एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो तो कॉम्प्लेक्स, और अगर दो मेन क्लॉज हो और उसके साथ एक सबऑर्डिनेट क्लॉज भी हो तो वो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाता है। अब हम सेंटेंस लिखते हैं, I like cricket and they love reading because their father is a doctor। Simple. I like cricket and they love reading because their father is a doctor। अब इस सेंटेंस का हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। स्ट्रक्चर में क्या होगा, सबसे पहली चीज क्या है कि आई जो है वो आपके पास सब्जेक्ट है, उसके बाद लाइक क्रिकेट प्रेडिकेट, ये दोनों मिलके क्लॉज बना देते हैं। उसके बाद ज्वाइनिंग डिवाइस कंजंक्शन, दे सब्जेक्ट, लव रीडिंग प्रेडिकेट, दोनों मिलके क्या बनाते हैं क्लॉज। बिकॉज फिर से आपके पास क्या है कंजंक्शन, देयर फादर सब्जेक्ट इज अ डॉक्टर प्रेडिकेट, दोनों मिलके क्या बनाएंगे क्लॉज। अब आपके पास इस सेंटेंस में तीन क्लॉजेस यूज की गई हैं। इन तीन क्लॉजेस में से आपने ये देखना है कि कौन कौन सी क्लॉज है। आई लाइक क्रिकेट मेन क्लॉज, यहां लिख लेते हैं मेन क्लॉज कितनी है, आई लाइक क्रिकेट 1, एंड दे लव रीडिंग किससे स्टार्ट हो रही है, एंड वन ऑफ द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कंप्लीट क्लॉज है तो +1, दो मेन क्लॉजेस होगी। उसके बाद बिकॉज देयर फादर इज अ डॉक्टर, बिकॉज अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, दिस सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मेक्स दिस क्लॉज अ सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक हो गया। तो जब ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है तो हमारे पास सबऑर्डिनेट क्लॉज कितनी होगी, एक। तो आपके पास जो मेन क्लॉज है 1 + 1, तो ये बन जाएगी आपके पास कंपाउंड, जबकि ये बनाता है कॉम्प्लेक्स, तो ये दोनों मिलके क्या बना देंगे कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। उम्मीद है आप लोगों को इस बात की समझ आ गई होगी। आज का लेक्चर काफी आसान था। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में
मैं एक बार इसको फिर से समराइज कर देता हूं, अगर आप उस तरीके से लिखना चाहते हैं तो अच्छा होगा। अब हम इन तमाम क्लॉजेस को एक बार फिर से यहां पर रिवाइज कर लेते हैं। आपके पास टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं अकॉर्डिंग टू दी स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू दी स्ट्रक्चर। ठीक हो गया? ये मैं दोबारा से रिवाइज कर रहा हूं। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आर कैटेगराइज्ड अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। एंड व्हाट डू वी मीन बाय द स्ट्रक्चर? इसका मतलब है नंबर ऑफ क्लॉजेस, नंबर ऑफ क्लॉजेस प्लस टाइप्स। कितनी क्लॉजेस और कौन कौन सी टाइप की इस्तेमाल की गई हैं। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। नंबर 1 सिंपल, नंबर 2 कंपाउंड सेंटेंस, नंबर 3 complex sentence, number 4 compound complex। ये आपके पास 4 टाइप्स हैं और इनका स्ट्रक्चर मैं यहां पर लिख देता हूं। सिंपल, ओनली वन मेन क्लॉज, only one main clause। compound sentence, 2 or more main clauses only। 2 or more main clauses only, सिर्फ मेन क्लॉजेस होंगी। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होगा? 1 मेन क्लॉज प्लस एटलीस्ट 1 subordinate clause। one main clause plus at least one subordinate clause। compound complex, 2 or more main clauses at least one subordinate clause। 2 or more main clauses plus at least one subordinate clause। तो स्टूडेंट्स ये है आपकी समरी जो आज का लेक्चर है। दोबारा से एक दफा रिवाइज करते हैं, फिर से उसको क्लियर कर लें। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आर कंसिडर्ड और कैटेगराइज्ड अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर, एंड बाय द स्ट्रक्चर वी मीन number of clauses used in a sentence and their types, whether they are dependent or independent। In simple sentence we have only one main clause, सिर्फ एक मेन क्लॉज इस्तेमाल की जा सकती हैं, उसके अलावा इसमें फ्रेजेस हो सकती हैं लेकिन कोई और क्लॉज डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट नहीं होगी। इस सिंपल सेंटेंस में सिर्फ एक मेन क्लॉज होती है।
कंपाउंड सेंटेंस क्या है? टू और मोर मेन क्लॉजेज ओनली, यानी कि दो या इससे ज्यादा, लेकिन सिर्फ मेन क्लॉज हो सकती हैं, उसके अलावा कोई और क्लॉज नहीं होगी। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है कि एक मेन क्लॉज होती है और उसके साथ एक या इससे ज्यादा यानी कि एटलीस्ट वन सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी। एक मेन क्लॉज होगी और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी, तो ऐसे सेंटेंस को हम कहेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। उसके बाद जो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है वो कंपाउंड भी होगा और कॉम्प्लेक्स भी होगा। कंपाउंड सेंटेंस से मुराद हमारी होती है कि टू और मोर मेन क्लॉजेस होंगी, एक से ज्यादा मेन क्लॉजेस का इस्तेमाल उसको कंपाउंड बना देता है। और अगर हमारे पास एक सबऑर्डिनेट क्लॉज यूज होती है तो ऐसे सेंटेंस को हम कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहेंगे। अब इसकी हम एक प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंसेस को कंसीडर करते हैं। पहला सेंटेंस है, दे विल कम हियर टू सी यू। नंबर टू, इफ you play, we will win the match. If you play, we will win the match. उसके बाद थर्ड सेंटेंस है, the lady was asking for help and I was sitting idle, and I was sitting idle. फोर्थ सेंटेंस है, they are teachers. And they are forced to protest. Because they are not given the rights. ये चार सेंटेंसेस आपके पास हैं। इन चार सेंटेंसेस में अब आपने फाइंड आउट करना है कि कौन सा सेंटेंस आपका सिंपल सेंटेंस है, कौन सा सेंटेंस कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है। इसके लिए हम क्या करते हैं, सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। दे, सब्जेक्ट, विल कम हियर, प्रेडिकेट, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, क्लॉज, टू सी यू, फ्रेज।
तो ये सेंटेंस कौन सा बन जाएगा? एक मेन क्लॉज जिस सेंटेंस में यूज हो जाए उसको हम कहते हैं कि ये सिंपल है। ठीक हो गया? उसके बाद इफ यू प्ले वी विल विन द मैच। सब्जेक्ट प्रेडिकेट, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्लॉज। इफ इज अ कंडीशनल वर्ड, यू सब्जेक्ट है, प्ले प्रेडिकेट। ये कोई कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं है। इफ जो है वो कंडीशन को शो करता है और ये एडवर्ब बनाता है, और एडवर्ब क्लॉज कौन सी होती है? सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो एक मेन क्लॉज है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, तो ये सेंटेंस कौन सा बनेगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक हो गया? ये आपके पास सिंपल बन गया और ये आपके पास कॉम्प्लेक्स। अब इसमें देख लें, द लेडी, ये आपके पास बन गया सब्जेक्ट, was asking for help is predicate। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ये आपस में मिलके क्लॉज बना देते हैं। एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, आई सब्जेक्ट, was sitting idle is a predicate। दो मेन क्लॉजेज यूज की हैं। मेन क्लॉजेज का मुझे कैसे पता लगा कि दूसरी, ये पहली क्लॉज तो मेन क्लॉज थी, यहां पर एंड, क्योंकि आपके पास एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है तो इससे स्टार्ट होने वाला क्लॉज जो है वो मेन क्लॉज हुआ करता है, और ऐसे सेंटेंस को हम कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। अब तीसरे नंबर पे आपके पास है, चौथे नंबर पे सॉरी, दे सब्जेक्ट है, आर टीचर्स प्रेडिकेट, एक क्लॉज होगी। उसके बाद एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, दे सब्जेक्ट है, आर फोर्स्ड टू प्रोटेस्ट इज अ प्रेडिकेट। ये दोनों आपस में मिलकर क्या बना देंगे? क्लॉज। और उसके बाद बिकॉज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, दे सब्जेक्ट, आर नॉट गिवन द राइट्स प्रेडिकेट। ये सब्जेक्ट और इसका प्रेडिकेट ये मिलकर आपस में क्या बनाते हैं? क्लॉज। तो लास्ट सेंटेंस में आपके पास दो मेन क्लॉजेज यूज की गई हैं। पहली, दे आर टीचर्स एंड दे आर फोर्स्ड टू प्रोटेस्ट। तो ये आपके पास दो मेन क्लॉजेज यूज की गई और एक जो है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज यूज की गई है। इस वजह से ये सेंटेंस कहलाएगा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। उम्मीद है आप लोगों को टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस क्लियर हो गया होगा। इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे, और जब भी आप टेक्स्ट पढ़ते हैं, कोई लेसन पढ़ते हैं या किसी भी जगह पे, थोड़ी सी सिर्फ प्रैक्टिस करके देखें कि ये सेंटेंस जो है वो कौन सी टाइप में है। आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे, शुरू में हो सकता है कि यू माइट थिंक इट इज डिफिकल्ट और बोरिंग और योर टाइम टेकिंग, बट आफ्टर सम टाइम यू विल develop your interest in it, and it will be easier for you to go through all the MCQs in your paper। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के लिए तब तक के लिए अल्लाह हाफिज और खुश रहें। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कोशिश करेंगे कि जो काइंड्स हैं इनकी सेंटेंसेस की वो कंप्लीट करें, और उसके बाद इंशाल्लाह बाकी ग्रामर की तरफ आएंगे। अल्लाह हाफिज।